अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है स्टोर फंक्शंस एंड ट्रिगर्स। ये हमारी लास्ट लैब होगी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टोर फंक्शंस क्या होते हैं और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रिगर्स क्या होते हैं। अच्छा, आप लोग कभी ये सोचे होंगे कि हमने लास्ट लैब में स्टोर प्रोसीजर्स पढ़ा है, तो स्टोर प्रोसीजर्स जब पढ़ लिया तो स्टोर फंक्शंस की क्या ज़रूरत है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टोर फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। तो हम जो प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे, हमारे पास स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटराइज्ड और पैरामीटरलेस दो टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स थे, ठीक है। लेकिन हम स्टोर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो यानी स्टोर प्रोसीजर में जब हम देख रहे थे कि हम पैरामीटर्स के बगैर भी और पैरामीटर्स के साथ भी दोनों तरह से हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते थे, लेकिन स्टोर फंक्शन के लिए मस्ट है कि वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। स्टोर प्रोसीजर में आप इनपुट और एंड आउटपुट पैरामीटर था रिटर्निंग पर्पस के लिए, लेकिन स्टोर फंक्शन में एक ही पैरामीटर मोड होता है, दैट इज इनपुट मोड, ठीक है। पैरामीटर की जो वैल्यू है ना वो रिटर्न के क्लॉज से रिटर्न होती है, यानी कि यहाँ पर आपके पास आउटपुट पैरामीटर मोड नहीं है, आपके पास रिटर्न के क्लॉज के थ्रू आप रिटर्न का एक क्लॉज लगाते हो और उस क्लॉज के थ्रू आप अपनी रिटर्न एट्रीब्यूट से अलग से जो आपका जो वैल्यू होता है रिटर्निंग वैल्यू होती है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, स्टोर फंक्शंस के अंदर हमारे पास मस्ट होता है कि वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। देयर इज़ अ क्लॉज ऑफ रिटर्न, यहाँ पर एक रिटर्न क्लॉज होता है, ठीक है। और आपके जो फंक्शन में अप्लाई होता है रिटर्न क्लॉज स्टोर फंक्शन के अंदर, और वो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट मोड नहीं होता। स्टोर प्रोसीजर के अंदर इनपुट एंड आउटपुट मोड था और आप पैरामीटर्स को इनपुट एंड आउटपुट मोड पे सेट कर इन या आउट के कीवर्ड के थ्रू बताते थे कि कौन सा पैरामीटर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और कौन सा पैरामीटर से हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर इनपुट ले रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट मोड होता है, रिटर्न का क्लॉज होता है आउटपुट मोड की जगह, रिटर्न का क्लॉज होता है और उससे हम अपनी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इज और एज के जो कीवर्ड्स हैं, अगर हम यहाँ पर फंक्शंस की स्पेसिफिकेशन देखें, ये भी सब सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस दोनों टाइप्स हैं सब प्रोग्राम्स की, तो हम इनको भी सब प्रोग्राम्स कहते हैं। अच्छा, फंक्शन स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं द हेडर इज रेलेवेंट फॉर नेम ब्लॉक ओनली एंड डिटरमाइन द वे दैट द प्रोग्राम यूनिट इज कॉल्ड और इन्वोक्ड, ठीक है। द हेडर डिटरमाइंस the PLSQL subprogram type, this is the either procedure or a function, ठीक है। हेडर से डिटरमाइन हो रहा होगा कि ये प्रोसीजर या फंक्शन है। द नेम ऑफ द सब प्रोग्राम और पैरामीटर लिस्ट इफ वन एग्जिस्ट, द रिटर्न क्लॉज द नेम ऑफ द सब प्रोग्राम, द पैरामीटर लिस्ट इफ वन एग्जिस्ट, अगर एक एग्जिस्ट करिए पैरामीटर लिस्ट तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन है। द रिटर्न क्लॉज विच अप्लाइज only to functions, this the is और as कीवर्ड इज मैंडेटरी। अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। स्टोर फंक्शन और प्रोसीजर सेम वर्क कर रहे होते हैं, जब सेम है तो क्यों यूज़ कर रहे हैं हम फंक्शंस, अगर हमारे दिमाग में ये बात आती है तो हमने पहले तो एक डिफरेंस हमने इसका देख लिया कि इनपुट और आउटपुट पर, लेकिन ये लोग काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम सेम कर रहे हैं, जो भी पर्पज़ हमारे पास प्रोसीजर का है वही पर्पज़ हमारे पास स्टोर फंक्शन का है, तो हम स्टोर फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है तो हमें फंक्शंस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये लोग सेम काम करें। तो इसके लिए ये कहेंगे कि स्टोर फंक्शंस को हम क्यूरी में कॉल करवा सकते हैं, सिलेक्ट के क्लॉज में या वेयर के क्लॉज में, बट स्टोर प्रोसीजर को हम क्यूरी में कॉल नहीं करवा सकते। आप लोगों ने स्टोर प्रोसीजर लास्ट लैब में देख लिया है और आपने देखा है कि हम स्टोर प्रोसीजर को क्यूरी के अंदर हमने कॉल नहीं करवाया, लेकिन हमने स्टोर फंक्शन को क्यूरी में हम कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। हम सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर या वेयर के क्लॉज में हम आराम से क्यूरी में इसे कॉल करवा सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ, देखेंगे एक एग्जांपल है। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक आपने क्यूरी कॉल एसक्यूएल फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पर देखिए क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ये वही वाले कीवर्ड्स आप जो यूज़ करते आ रहे थे।
क्यूरी कॉल एसक्यूएल प्रोसीजर लिखे थे लास्ट टाइम हमने प्रोसीजर लिखा था, अब यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है, ठीक है। क्यूरी कॉल एसक्यूएल आपके फंक्शन का नाम है और ये आपने एक न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल पास करवा दिया आर्ग्यूमेंट में जिसका नाम है ए, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप है नंबर। अब आपको मैंने क्या कहा था कि आप रिटर्न कराते हैं फंक्शन के अंदर, रिटर्न का क्लॉज यूज करते हैं, तो आपने यहाँ पर एक रिटर्न का क्लॉज यूज किया है, नंबर इज एस। ये आपने डिक्लेयर कराया है एक मजीद एक और वेरिएबल जिसका नाम आपने रखा है एस और उसकी डेटा टाइप ही आपने नंबर रखी है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है, बिगिन और ये सिलेक्शन करवा दी। अच्छा, हमारे पास जो पैरामीटर्स ऑप्शन है ना, अब पैरामीटर में ना हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इन है या आउट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इन या आउट का, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनपुट टाइप का वेरिएबल है या आउट मोड का। हम लास्ट टाइम तो इन और आउट लिख रहे थे ना प्रोसीजर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इनपुट या आउटपुट का। हम तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न, तो हमारे पास रिटर्न में तो हमारे पास आ रहा है, वो रिटर्न करेगा वैल्यू। हमें पता है कि आउट मोड रिटर्न के अंदर क्लॉज में होगा और आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में जो हम वैल्यू पास करा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में जो फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो इनपुट मोड होगा, ऑब्वियस है। तो इसलिए हम इसमें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है इन और आउट, लेकिन हम प्रोसीजर में मेंशन करते हैं क्योंकि प्रोसीजर में हमारे पास रिटर्न का क्लॉज नहीं होता। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, select salary into S from employees where employee ID equals to 170, return S plus A, ठीक है। अब आपने क्या कहा, रिटर्न कर दें S plus A को और फिर यहाँ पर एंड हो गया। अपडेट किया, बाद में आना, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू क्यों। अच्छा, ये आपकी एक स्टोर फंक्शन क्रिएट आपने किया यहाँ पर। अब आपने इसी फंक्शन को अपडेट के स्टेटमेंट से अपडेट कर दिया, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू क्यूरी कॉल दिस 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 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस। अच्छा क्लास, मैं आपको इससे दोबारा बताती हूँ। आपने यहाँ पर क्या कहा, रिटर्न कर दें एस प्लस ए, ठीक है, जो एस में है और जो ए में है उसे रिटर्न कर दें। और आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, सेलेक्ट सैलरी इनटू एस फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू दिस, रिटर्न एस प्लस ए, एंड। अब आप अपडेट कर रहे हैं, क्यूरी कॉल के अंदर आपने जो पास कराया है वो ऑब्वियसली ए में सेव होगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 170। तो अब ये हमारे पास इस तरह से कुछ स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हुआ है। मैं अब आपको इसके ज़रा टास्क दिखाती हूँ और इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। टास्क का ये फंक्शंस का हमारा, create a store function manager without input parameters. It must return a total salary of all managers in the employee table to PLSQL anonymous block and must be displayed in the same anonymous block. अब यहाँ पर देखिए आपने ये क्या किया है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन मैनेजर रिटर्न नंबर इज टोटल नंबर, ठीक है। बिगिन सेलेक्ट सम ई सेल एज टोटल सेल इनटू total from employee employee M where E MGR equals to M dot employee number order by M। ये आपने वही क्लॉज पूरा लगा दिया ऑर्डर बाय का और रिटर्न करा दिया टोटल को। क्यों, टोटल के अंदर आपने क्या कर दिया था, टोटल के अंदर आपने सैलरी दी। एंड फंक्शन क्रिएट हुआ और ये आपने फंक्शन को एग्जीक्यूट किस तरह से किया, डिक्लेयर एक्स नंबर बिगिन एक्स इक्वल्स टू मैनेजर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन और यहाँ पे आपने एक्स पास करा दिया, एंड हो गया। यहाँ पर आपने इस तरह से फंक्शन को एग्जीक्यूट भी करना सीख लिया है और आपको फंक्शन को क्रिएट करना भी आ गया कि फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाए। ये आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, स्टोर फंक्शन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी अगेन मैंने आपको इसका रिजल्ट सेट नहीं दिखाया है, सर्वर ऑन करके आप अपना रिजल्ट सेट चेक करिएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि क्या क्या इसने रिटर्न किए हैं आपके, सॉरी आउटपुट क्या क्या आया, ठीक है। आपको ये देखना होगा, रिजल्ट सेट की भी आपको स्क्रीनशॉट आपको शो करने होंगे मुझे। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, क्रिएट अ स्टोर फंक्शन मैनेजर टू विद पैरामीटर्स, इट मस्ट टेक एम्प्लॉय नंबर एज एन इनपुट एंड मस्ट रिटर्न इट्स मैनेजर नेम, ठीक है।
अब क्या हुआ है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन मैनेजर टू एम्प्लॉय नंबर इन नंबर रिटर्न वाचर टू इज, ये सब वही है, बिल्कुल सेम वैसे ही आप काम कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट किया। आपको ये मैं PL/SQL का प्रोग्राम लास्ट 2 लैब से समझाती आ रही हूँ। आई होप आप लोगों को भी इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपने इसी तरह से सारा काम किया, सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉजिक चेंज हो रही है। लॉजिक लगाना आपका अपना काम है, लेकिन मैंने जिस तरह से जो मैंने लॉजिक यूज़ किया, ज़रूरी नहीं आप उसी लॉजिक से अपना काम कर रहे हो, आपकी क्वेरी चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे फिर आपने वही फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया है, और इसका जो रिटर्निंग हमारे पास आउटपुट आया है वो आया है जोन्स। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने इसका रिटर्न आउटपुट भी आपको दिखा दिया है, जोन्स इसका, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा था, हमारे पास जो रिजल्ट सेट आ रहा था वो जोन्स था, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब मैं आपको टास्क नंबर 3 दिखाती हूँ। टास्क नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, क्रिएट अ स्टोर फंक्शन मैनेजर 3 with parameter it must take manager name as an input and must display all employees name working with clerk. Under that manager 3 must be called from a PLSQL anonymous block। ठीक है, यही यानी कि डिक्लेयर कराने के लिए आपको एनोनिमस ब्लॉक के थ्रू यानी डिक्लेयर में आपको कॉल करना पड़ेगा। आपने इसी तरह से एक और फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन का नाम आपको बताया गया था मैनेजर 3। आपने मैनेजर 3 क्रिएट किया, जॉब उसमें रखी हुई थी क्लर्क, आपने जॉब क्लर्क की, फिर उसके बाद आपने उसे एग्जीक्यूट किया एनोनिमस ब्लॉक के अंदर। इसका रिजल्ट आपके पास आया है जेम्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लास हमारे पास बात हो गई। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टोर फंक्शंस देखने थे, स्टोर फंक्शंस को क्रिएट कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और स्टोर फंक्शंस का यूज़ क्या होता है, ये तो आपने देख लिया। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ ट्रिगर्स की। अब हमारा जो टॉपिक है वो मूव कर जाएगा ट्रिगर्स की तरफ से। ये स्टोर फंक्शंस के तीनों टास्क मैंने आपको दिखा दिए हैं, तीनों टास्क समझा दिए हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब हम करते हैं बात अपने ट्रिगर्स की। तो ट्रिगर्स के लिए आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिगर्स के बारे में बता क्लास हमारे पास जो ट्रिगर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी DML ऑपरेशन के परफॉर्म होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। DML ऑपरेशंस आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब हम DML ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उनके परफॉर्म होने पर ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूट होते हैं ना ट्रिगर्स हमारे पास, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपको फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स कॉल करवाने पड़ते हैं, पर ट्रिगर किसी भी DML ऑपरेशन के परफॉर्म होने पर ऑटो फायर हो जाता है। आप जब भी फंक्शंस बनाते हैं या स्टोर प्रोसीजर्स बनाते हैं तो उनको आपको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, कॉल करवाना पड़ता है, पर ट्रिगर्स का ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कभी DML ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, यानी कि ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करेंगे, रो डेटा लेवल पे काम करेंगे। DML में आप हमेशा डेटा लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और DDL के अंदर आप ऑब्जेक्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जब आप डेटा लेवल पे काम कर रहे होंगे, DML में कोई भी ऑपरेशन इंसर्शन करवा रहे होंगे, अपडेट करवा रहे होंगे, डिलीट करवा रहे होंगे, तो ट्रिगर कॉल हो जाएगा। ट्रिगर बेस करता है टेबल पर। तो जब हम DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो उसकी जो बेसिकली जो वो बेस कर रहा होता है ना, वो हमारे टेबल जो टेबल होता है ना उस पर बेस कर रहा होता है कि आपने इंसर्शन करवाई है, डिलीशन करवाई है, या अपडेट करवाया है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें जब एम्प्लॉय के टेबल में, तो ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए। सही है, अब देखें क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, EMP ट्रिगर के नाम से आपने एक ट्रिगर बना दिया। बिफोर इंसर्ट ऑन EMP, यानी कि बिफोर जब हमारे पास इंसर्शन हो, कहाँ, एम्प्लॉय के टेबल में। फॉर ईच रो, हर रो के लिए आपने कहा है कि जिस जिस रो में भी इंसर्शन हो उस रो के लिए आपके पास ट्रिगर फायर हो जाए। बिगिन इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, वैल्यू, न्यू डिपार्टमेंट, एंड। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ईच रो वाली बात आई है ना, वो ये है कि रो लेवल के का ट्रिगर है, और हर रो के लिए अलग अलग मर्तबा ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसका ये मतलब है फॉर ईच रो का। यानी ये रो लेवल का एक हमने ट्रिगर बना दिया है, क्रिएट किया है ट्रिगर को रो लेवल का, और जितनी भी रोज होंगी हर रो के लिए एक अलग अलग मर्तबा ट्रिगर एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसी तरह बिगिन के अंदर एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, इसमें एग्जीक्यूशन हो रही है।
और इसके अंदर यही लिखा है एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर, आपको पता है एक्शन लिखते हैं कि हम करना क्या है, तो इसके अंदर यही लिखा है कि ट्रिगर को करना क्या है, और फिर आपने एंड कर दिया। ये तो आपका एक एग्जांपल थी, ठीक है, ट्रिगर को लिखने का, और ट्रिगर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ट्रिगर होते क्या हैं बेसिकली। अब आपको जो टास्क करने हैं ट्रिगर के, वो क्या करने हैं, आपने एक क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू टेबल विच इज अ रेप्लिका ऑफ एम्प्लॉय टेबल विदाउट records, no write a trigger now write a trigger on employee table so that whenever any DML operation is performed on employee original record of the employee table must be maintained in the new table before getting change in it। अब क्या करना है, एक पता नहीं आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी है या नहीं, फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन। अब आपको क्या करना है, आपने ट्रिगर के टास्क 1 में एक ट्रिगर क्रिएट किया, और सबसे पहले रेप्लिका क्रिएट करना है आपको एम्प्लॉय की टेबल का। मैंने यहाँ पे EMP_X क्रिएट कर दिया है, और उसके अंदर मैंने जो ट्रिगर आपको बोला गया था वो ट्रिगर लगाया है, सही है। फॉर ईच रो, ये हर रो के लिए अलग ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर आपने इस तरह से एक ट्रिगर क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर बैकअप के नाम से एक ट्रिगर क्रिएट किया है, बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट ऑन EMP, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या कहा गया था कि किसी भी DML ऑपरेशन के लिए हमने करना है, तो DML ऑपरेशन में पता है इंसर्ट अपडेट डिलीट होते हैं, तो हमने बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, यानी किसी भी DML ऑपरेशन किस पर एम्प्लॉय में हो, फॉर ईच रो बिगिन इंसर्ट इनटू EMP_X वैल्यू दिस 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 दिस। अब आपने क्या करना है क्लास, अच्छा ये ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नंबर, ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नेम, ओल्ड डॉट जॉब जो है ना वो पुराना, ये उस ओल्ड को कॉल कर रहा है, ओल्ड एम्प्लॉय नंबर, ओल्ड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये ट्रिगर क्रिएट करना है। ये ट्रिगर क्रिएट करने के बाद आपको करके क्या देखना है, आपको करके ये देखना है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली या नहीं हो रहा। तो आपको वापस डिस्प्ले करा के देखना पड़ेगा टेबल को। आप वापस डिस्प्ले कराएंगे टेबल को और चेक कीजिएगा कि आपने जो भी DML ऑपरेशन परफॉर्म किया है क्या वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। आप इस तरह से करके देखिएगा। ये टास्क नंबर 1 था ट्रिगर का। अब हम देखते हैं टास्क नंबर 2 ट्रिगर का। Create a trigger on employee table which stops any person from insert or update of the record। अच्छा यहाँ पर अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट अपडेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना था। आप कह रहे हैं इंसर्ट और अपडेट के लिए कोई भी इंसर्ट कराओ या अपडेट कराओ तो उसे स्टॉप कर दिया जाए। न्यू जॉब ऑफ द affected record is clerk and new salary is less than 50,000 if the new job, अगर क्लर्क और लेस देन 50,000 है तो स्टॉप कर दे। तो हम देखते हैं, अब इसके लिए हमने क्या किया है, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर स्टॉप आफ्टर इंसर्ट और अपडेट ऑन EMP। स्टॉप हमारे ट्रिगर का नाम है, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा कि स्टॉप हमारा कोई एक्शन है, बैकअप हमारे ट्रिगर का नाम है। बिफोर और आफ्टर का कीवर्ड यूज हो रहा है, आफ्टर एंड बिफोर। यहाँ पर क्या बात की जा रही थी कि बिफोर इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन ट्रिगर फायर हो जाए। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, आफ्टर इंसर्शन और अपडेशन ट्रिगर हमारे पास फायर होगा अगर जॉब क्लर्क है और सैलरी जो है 50,000 है, तो हमारा क्या कर दे ट्रिगर, इंसर्शन के बाद उन्हें स्टॉप कर दे। फॉर इंसर्टिंग देन दिस इंसर्शन नॉट अलाउड, अपडेटिंग दिस इंसर्शन अपडेशन नॉट अलाउड, ठीक है। रेज एप्लीकेशन एरर, रेज एप्लीकेशन एरर ये भी हमारे पास एक पैकेज है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इंसर्शन और अपडेशन नॉट अलाउड करेंगे, फिर एंड है फॉर एंड। यहाँ तक आई होप आप लोगों को ट्रिगर्स भी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपने देखा कि आफ्टर क्या काम करते हैं और बिफोर क्या काम करते हैं, बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस क्या है ट्रिगर्स के अंदर। हमने देखा कि किस तरह से अगर हमें एग्जीक्यूशन से पहले ही हमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करवाना होता है, DML ऑपरेशन चेक कराने होते हैं, तो हम बिफोर लिखेंगे। और अगर हमें किसी को किसी इंसर्शन और अपडेशन के लिए हमने स्टॉप करवाया रिकॉर्ड को, हमने स्टॉप किया किसी भी पर्सन को न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट करने से, तो हमने आफ्टर
आफ्टर का कीवर्ड यूज़ किया है कि इंसर्शन और अपडेशन होने के बाद चेक हो, अगर हमारी कंडीशन को मीट कर रहा है तो इंसर्ट हो जाए, अगर हमारी कंडीशन को मीट नहीं करा तो वो स्टॉप कर दे और एरर दे दे। और एरर के लिए जो पैकेज यूज़ किया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कौन सा पैकेज यूज़ किया है। आई होप आप लोगों को ट्रिगर्स भी क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू क्लास।